हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने गढ़वाल के पंवार वंश से जुड़े हुए जो इतिहास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं उसमें हमने कनकपाल से लेकर अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में दिलीप शाह तक की स्थिति को अच्छे तरीके से समझ लिया है। आज अपने इस नए वीडियो लेक्चर में हम अब दिलीप शाह के बाद की जो स्थितियां रही हैं, ख़ास तौर से दिलीप शाह से लेकर प्रद्युम्न शाह तक की जो भी हमारे पास राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है उसको अब हम देखेंगे। तो आज हम अपने इस सेशन में हमारा जो पहला शासक होगा पंवार वंश का, तो ये है हमारा गढ़वाल का पंवार वंश। और इस पंवार वंश के जो हम एक तरीके से संस्थापक हमें जो पता है वो है कनकपाल। और इस कनकपाल से लेकर हमने जहां तक की स्टोरी कवर कर रखी है वो है दिलीप शाह। अब इस दिलीप शाह के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास शासक आएगा उसका नाम है प्रदीप शाह, या इसको हम शाह भी लिख सकते हैं। तो इसके बारे में अब हमें थोड़े बहुत चीज़ें कवर करनी होगी और इसको हम पॉइंट वाइज एक तरीके से यहाँ से हम अपनी ज़रूरी परीक्षा उपयोगी सामग्री को एकत्रित करेंगे। तो बात की जाए कि हमारे पास जो भी ये प्रदीप शाह है, ये इससे जुड़ा हुआ सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है किसी भी शासक से, तो वो होता है इसका टाइम पीरियड। तो अगर टाइम पीरियड देखें तो प्रदीप शाह का टाइम पीरियड 1717 से 1772 ईस्वी के बीच में हमें प्रदीप शाह का शासनकाल देखने को मिलेगा। तो ये प्रदीप शाह से जुड़ा हुआ पहला एक हमारे पास एक महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में देखने को मिलता है। दूसरी चीज जो हमें इसमें देखनी है वो ये है कि देखें, हमने इससे पहले पृथ्वीपति शाह को देखा है। पृथ्वीपति शाह जब गद्दी पर बैठता है तो उसकी उम्र बहुत अधिक नहीं होती है, उसका एक संरक्षक होता है, उसकी जो राजमाता होती हैं वो उसकी संरक्षका होती हैं, कर्णावती उनका नाम होता है। इसी तरीके से जब प्रदीप शाह गद्दी पर बैठेगा तो उसकी जो राजमाता है, क्योंकि ये अगर हम देखें तो प्रदीप शाह उत्तराधिकारी किसके हैं? ये दिलीप शाह के। और इसी प्रदीप शाह की जो राजमाता होती हैं, राजमाता जिनका नाम है जिया कनक देई जी, वही इनकी क्या होती हैं? संरक्षिका होती हैं। तो यही इनकी संरक्षिका होती हैं। इनका नाम जिया कनक देई जी है। और अगर हम प्रदीप शाह और उनकी संरक्षिका जिया कनक देई जी की बात करें, जिया कनक देई जी की बात करें तो इनका एक संयुक्त भूमि अनुदान का एक रामपुर ताम्रलेख देखने को मिलता है। तो ये है इन दोनों का, प्रदीप शाह और जिया कनक देई जी का जो संयुक्त भू अनुदान ताम्रलेख है, वो हमें रामपुर ताम्रलेख देखने को मिलता है। तो ये बताता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे, ये जो कनक देई जी होंगे वो जो राजमाता हैं प्रदीप शाह की, वो उनकी संरक्षिका रही होंगी। और शुरुआती समय में इन दोनों का ही एक संयुक्त भूमि अनुदान ताम्रलेख हमें रामपुर ताम्रलेख के नाम से देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर हमने ये चीज़ इसको यहाँ पर हमने अच्छे से समझा है। अब हम इसी में सबसे आगे जो चीज़ देखेंगे
वो ये है कि ये जो प्रदीप शाह है इसके दो ताम्र मुद्राएं, दो ताम्र मुद्राएं हमें कहां से देखने को मिलती हैं? इसकी दो ताम्र मुद्राएं हमें कुल मिलाकर जहां से देखने को मिलती हैं वो है इसकी दो ताम्र मुद्राएं हमारे पास हैं और वो अभी इस समय लखनऊ अभिलेखागार में रखी गई हैं। तो प्रदीप शाह भी उन शासकों में रहा है जिसने ताम्र मुद्राएं जारी करी हैं और उसकी जो ताम्र मुद्रा है वो लखनऊ अभिलेखागार में हमारे पास रखी गई हैं। अब हम ये जो कुछ शुरुआती इसके बारे में मूलभूत जानकारियां रही हैं उसको हमने देख लिया। अब हम ये भी यहाँ पर समझ लें कि प्रदीप शाह एक बहुत ज़रूरी यहाँ पर पंवार वंश से जुड़ा हुआ शासक है और इसके समय हमें इसका जो उपाधि थी वो महाराजा धीराज की थी। महाराजा धीराज जैसी उपाधि को इसने धारण किया था और ये देखें इसका जो टाइम पीरियड है वो ये लगभग 18th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा पीरियड ये अपने अधीन रखता है। तो ये भी हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो प्रदीप शाह के द्वारा दो ताम्र मुद्राएं जारी होना, उसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करना और उसकी जो संरक्षिका थी कनक देवी जी, इनके बारे में जो चीज़ें हमने देखी हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। रामपुर ताम्रलेख में प्रदीप शाह के अलावा किसका नाम उल्लेखित किया गया है? तो वो हम यहाँ देख रहे हैं, वो है जिया कनक देई। जिया कनक देई जो कि राजमाता थी किसकी? प्रदीप शाह की। तो ये यहाँ पर हमने प्रदीप शाह से जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट यहाँ पर हमने देखे हैं। अब अगर हम इसके विजय अभियानों को देखें, किसके? प्रदीप शाह के, क्योंकि अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब हमारी जो अगली हेडिंग होगी वो होंगे प्रदीप शाह के विजय अभियान। तो अगला हमारा यहाँ पर जो टॉपिक देखने को मिलेगा प्रदीप शाह से जुड़ा हुआ वो है इसके विजय अभियान हमें देखने हैं। तो अगर हम प्रदीप शाह के जो महत्वपूर्ण विजय अभियान हैं उनको देखें तो चाहे उत्तर की दिशा हो या पश्चिम में सिरमौर का हिस्सा रहा हो या फिर पूरब में हमारा कुमाऊं का हिस्सा रहा हो, वो तमाम क्षेत्र प्रदीप शाह ने उन तमाम क्षेत्रों में उसने अपने अभियान भेजे थे। अगर हम बात करें उत्तर में जो दापा या दावा का इलाका था वहां पर इसके अभियान हुए, वहां के राजा कर देने को बाध्य इसने करा। इसके अलावा पश्चिम की बात अगर करें, पश्चिम के क्षेत्र में तो बिशेर का क्षेत्र हो और धौलिया जौलिया का क्षेत्र रहा हो, ये दो क्षेत्र बहुत ज़रूरी हैं इसको प्रदीप शाह के विजय अभियानों को समझने के लिए। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास एक जो नाम आता है वो आता है रायगढ़। ये इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है रायगढ़। इस इलाके पर भी उसके विजय अभियान भेजे गए थे। इसके अलावा पूर्व में क्या था उस समय? कल्याण चंद्र एक तरह से फोर्थ का शासन था और
उन पर भी इन्होंने क्या करा था, इनके साथ, इनके विरुद्ध नहीं, इनके साथ इन्होंने युद्ध किया था रुहेलों के साथ। तो कंबाइंड फोर्सेस लड़ी थी, उसको अभी हम आगे सेपरेट देखेंगे। तो विजय अभियान इसके चारों दिशाओं में रहे थे प्रदीप शाह के, और उसमें उत्तर की दिशा की बात कर लें, पश्चिम की दिशा की बात कर लें, या पूर्व में चंदों के साथ मिलकर रुहेलों का सामना करना हो, ये तमाम चीजें प्रदीप शाह के समय हुई थी। इसके साथ साथ अगर हम ये जो शब्द हमने यहाँ पर धौलिया जौलिया गढ़ जो था, ये एक तरह से हमारे गढ़वाल के दक्षिणी हिस्से में जो पुराना कटेहर हुआ करता था, बहुत बार हमने ये नाम देख लिया है। वही कटेहर 18th सेंचुरी में, यानी कि जब प्रदीप शाह शासन कर रहे थे, तो रुहेलों के कब्जे के कारण इसको रुहेल खंड के नाम से इसको जाना जाने लगा था। तो यहाँ पर भी इसके हमले हुए। इसके अलावा इसके विजय अभियानों के रूप में देखेंगे तो जो दून का इलाका था, देहरादून का इलाका था, वहाँ पर कुल मिलाकर एक मुगल शासक हुआ करता था नजीब खां। इस नजीब खां के शुरुआती जो आक्रमण हुए थे दून घाटी पर, और इसने 1757 से लेकर 1780 तक एक बहुत लंबे पीरियड तक अपने कब्जे में इसने हमारे जो एक कह सकते हैं कि जो हमारा दून का इलाका था, उसको इसने अपने अधीन रखा हुआ था। तो 1770 है यहाँ पर, 80 नहीं, 1770, यानी कि इसी के टाइम पीरियड में तो इन्होंने नजीब खां के अधीन रहा। फिर 1770 में प्रदीप शाह ने पुनः दून पर आक्रमण कर उसे अपने हिस्से में कर लिया। तो एक तरीके से इन्होंने वापस प्राप्त किया दून को। किसने? प्रदीप शाह ने 1770 में। तो एक प्रश्न ये भी यहाँ पर क्लियर होता है कि देहरादून का जो इलाका था, दून का जो क्षेत्र था, उसको वापस नजीब खां से किसने प्राप्त किया था 1770 में? प्रदीप शाह ने। तो तमाम तरह के फैक्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे ज़रूरी फैक्ट जो है दो हैं इसमें विजय अभियानों में। एक तो फैक्ट ये देहरादून के इलाके को लेकर है, नजीब खां को लेकर है, जिसे 1770 में वापस इन्होंने पाया था। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कल्याण चंद्र से जुड़ा हुआ, जिसके साथ मिलकर इन्होंने रुहेलों से युद्ध किया था। तो ये है प्रदीप शाह का विजय अभियान और उससे जुड़ी हुई तमाम तरह की बातें। तो पहले हम बारी बारी से इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो अब इस विजय अभियानों में दो चीज़ें हमें डिटेल से थोड़ी पढ़नी है। डिटेल से क्या, उसमें से कुछ फैक्ट हमने पहले पढ़ रखे हैं, उसको मैं यहाँ पॉइंट फॉर्म में लिखवा दूँ। तो हमने जब कुमाऊँ का इतिहास पढ़ा था, तो उसमें हमने जब चंदों के अवसान का टाइम था, तो उसमें एक कल्याण चंद्र नाम के शासक को हमने पढ़ा था। तो कल्याण चंद्र नाम का ये जो शासक था, उसके समय पर हम यहाँ पर देखेंगे विजय अभियानों में। तो पहला हम देखेंगे चंद्र राजाओं कि इन्होंने मदद कैसे करी थी प्रदीप शाह ने, ये हम देखते हैं। तो जो विजय अभियान थे इसके, वो 1743 और 44 में जब कल्याण चंद्र के समय रुहेला सरदार, उसका नाम जरूरी है अली मोहम्मद खां, अली मोहम्मद खां का हमला हुआ था। हमला कहाँ हुआ? अल्मोड़ा पर। और कल्याण चंद डर के भाग गया,
तब उसकी मदद किसने करी थी? तब वहां पर मदद करी थी प्रदीप शाह ने। तो कल्याण चंद्र के समय जो रूहेला सरदार हुआ करते थे, उनका एक आक्रमण देखा गया था, बहुत विध्वंसक आक्रमण था। उसमें कुमाऊनी सेना को बहुत भारी क्षति हुई थी और उन्हें अपनी राजधानी तक के क्षेत्र को गंवाना पड़ा था। तो उस समय जो गढ़वाल के राजा हुआ करते थे वो प्रदीप शाह हुआ करते थे। प्रदीप शाह ने एक तरह से अपनी मदद करी थी कल्याण चंद्र की, और इस युद्ध में प्रदीप शाह और कल्याण चंद्र की संयुक्त सेना थी, वो फिर वापस रूहेलों पर आक्रमण करती है। लेकिन इसमें इनकी संयुक्त सेना रूहेला सेनाओं के सामने पराजित हो जाती है। तो ये भी देखना है कि रूहेलों ने प्रदीप शाह और कल्याण चंद्र के संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया था। और इस युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कल्याण चंद्र पर रूहेलों ने 3 लाख रुपए एक आरोप के रूप में लगाया इसकी क्षतिपूर्ति के लिए। तो दूसरी चीज़ इसमें यह भी रहेगी कि एक तो उन्होंने इस युद्ध में मदद करी, और दूसरा कल्याण चंद्र को युद्ध क्षतिपूर्ति सहायता के तौर पर $3 लाख भी प्रदान किए। तो यहाँ पर हमने ये 2 महत्वपूर्ण फैक्ट विजय अभियान के तौर पर देखे। वैसे ये पूरा विजय अभियान नहीं था, ये एक तरह का आक्रमण था जिसमें कि ना केवल कुमाऊनी सेना को बल्कि गढ़वाल की सेना को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो ये हमारे पास कुछ ज़रूरी पॉइंट यहाँ से निकले, और शायद ये कुमाऊं और गढ़वाल के इतिहास की पहली घटना थी जब कुमाऊं और गढ़वाल के दोनों राजाएं संयुक्त होकर, दोनों सेनाएं संयुक्त होकर अपने विरोधी रूहेला सरदारों के विरुद्ध एकजुट होकर लड़े थे, भले उसमें उनको पराजय मिली थी। तो ये हमारे पास प्रदीप शाह से जुड़ा हुआ एक फैक्ट यहाँ पर था। दूसरा हमने फैक्ट उसको देख ही रखा है अभी हमने, कि जो दून का इलाका था वो बहुत ज़रूरी था। उसको जो मुग़ल थे वो पुनः, जो रूहेला और मुग़ल हुआ करते थे वो उसको, कुल मिलाकर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो मुस्लिम शासक, रूहेला शासक थे, वो दून पर नियंत्रण कर तमाम लूटपाट कर रहे थे, और 1757 ईस्वी से लेकर 1770 ईस्वी तक जो हमारा देहरादून था, दून घाटी थी, वो एक शासक थे नजीब खां, उनके अधीन स्थापित हो गई थी। बाद में प्रदीप शाह के द्वारा, प्रदीप शाह ही था वो शासक, प्रदीप शाह, कौन सा शासक? प्रदीप शाह के समय पुनः आक्रमण कर दून क्षेत्र प्राप्त किया गया। तो ये प्रदीप शाह से जुड़ा हुआ एक हमारे पास बहुत ज़बरदस्त फैक्ट था, और इसको वापस उन्होंने प्राप्त कर लिया था। ये हमें यहाँ पर देखना था। अगली चीज़ अब हम देखेंगे कि इनके समय कुछ और क्या फैक्ट थे वो हम देखते हैं। तो प्रदीप शाह की अगर हम बात करते हैं,
तो ये जो हमारा शासक है प्रदीप शाह, तो इसके समय मेधाकर शास्त्री के द्वारा एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एक इतिहास के स्रोत के रूप में, गढ़वाल राज्य के इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयुक्त की जाती है, रामायण प्रदीप। इसकी इन्होंने रचना करी थी। तो एक तो हमने फतेहपति शाह या फतेह शाह के समय विभिन्न तरह के विद्वानों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे कि फतेह शाह करण हो या फतेह का जो एक तरह से शौर्य गाथा हो, वो विभिन्न तरह की पुस्तकों में थी। उसी तरीके से इनके समय एक रामायण प्रदीप नाम की पुस्तक लिखी गई थी। तो ये इनके समय का एक ज़रूरी फैक्ट है, इसको हमें याद करना है। अगली चीज़ हम ये यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो शासन प्रबंध था उससे जुड़े हुए जो तमाम तरह के एक तरीके से जो अधिकारी थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे। तो इनका अगर हम शासन प्रबंध देखें तो इस शासन प्रबंध को अगर हमें देखना है तो यहाँ पर हम ये समझ लेंगे कि इनके एक अधिकारी थे चंद्र मणि डंगवाल। तो ये क्या थे? ये इनके एक अधिकारी वर्ग में शामिल थे। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके समय अगर हम बात करें तो इनके समय एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया था, उसको भी हमें देख लेना है। अगर हम इनके पद की बात करें तो ये एक तरह से ब्यूरोक्रेसी में हाईएस्ट पद पर बैठे हुए थे। ये वजीर हुआ करते थे। तो वजीर थे ये चंद्रमणि डंगवाल, जिन्होंने श्रीनगर में मंगलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये जरूरी है हमारे पास इस व्यक्ति के बारे में भी जानना, जो इन्हीं के ही अधीन एक महत्वपूर्ण पद पर विराजित थे। दूसरा हमने पहले मेधाकर शास्त्री के बारे में तो देख ही लिया। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो प्रदीप शाह था, उस प्रदीप शाह के समय कुल मिलाकर जो गढ़वाली चित्रकला के जो संरक्षक थे उनका भी एक हमें उदाहरण देखने को मिलता है। तो इन्हीं के समय अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो इन्हीं के समय, प्रदीप शाह के समय ही गढ़वाली चित्रकला को संरक्षण दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मौलाराम, जिन्होंने गढ़वाल पेंटिंग्स को एक तरीके से एक नए मुकाम तक पहुंचाया, तो उनके बारे में भी बहुत ज़रूरी जो चीज़ें थीं वो इन्हीं प्रदीप शाह से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने ही मौलाराम को संरक्षण दिया था। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है। आगे अगर हम देखेंगे कि इनके समय पर दो तरह के टैक्स लगाए जाते थे। एक था इनके समय के कर की बात करें, अगर टैक्स की बात करें, एक था चूल कर, कि जितने चूल्हे घर में जलते थे उस पर टैक्स लगता था, और एक स्यूल सूपा कर,
ये दोनों कर जो थे वो प्रदीप शाह के समय गढ़वाल के क्षेत्र में लगाए जाते थे। तो ये प्रदीप शाह के शासन से जुड़ा हुआ एक अनदर बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक फैक्ट देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये भी है कि ये इनके समय पर, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर जो देखा है कि देहरादून के क्षेत्र में तमाम तरह के बाहरी हमले हुए थे, रुहेलों के हमले हुए थे, तो प्रदीप शाह को अपनी राजधानी जो थी वो खासतौर से देहरादून के क्षेत्र का जो मुख्यालय था वो ट्रांसफ़र करना पड़ा था। तो अभी राजधानी किसकी, देहरादून मतलब दून क्षेत्र की बात की जा रही है। देहरादून में इन्होंने जो राजधानी थी वो इनकी राजधानी नेवादा से चेंज करके कहां पर ले जाया गया, वो था धामूवाला के इलाके में इन्होंने राजधानी चेंज कर दी थी। तो ये नेवादा से धामूवाला किसने राजधानी चेंज करी, तो वो भी हमारे पास पता होना चाहिए। उसको हम यहाँ इसको याद कर सकते हैं। तो ये एक जरूरी यहाँ पर एक फैक्ट देखने को मिलता है। अब इसके अलावा अगर हम अलग से एक दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे, तो चाहे हम भारत के इतिहास की बात करें तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था या बक्सर का युद्ध हुआ था, तो प्लासी और बक्सर के युद्ध को अगर हम देखें तो वो 1757 और 1764 में हुए थे। तो ये जो टाइम पीरियड था, इसी में हम देखेंगे कि उस समय गढ़वाल के शासन पर किसका अधिकार था, तो वो प्रदीप शाह का था, और उधर कुमाऊं पर दीपचंद्र का शासन था। तो ये दो तरह के बहुत ज़रूरी फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं कि जब क्योंकि प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करता है या सबसे ख़राब समय की शुरुआत करता है, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन वहाँ से धीरे धीरे सुदृढ़ होना शुरू हो जाता है। बंगाल की जो दीवानी थी उनको वो रेवेन्यू जो हुआ करता था वो अंग्रेज़ों को मिलता है। तो कुल मिलाकर वो अलग सेगमेंट है। तो बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध किस के समय गढ़वाल की सत्ता किसके पास थी, तो वो प्रदीप शाह हुआ करता था। तो ये इन प्रदीप शाह से जुड़े हुए तमाम तरह के एक हमारे पास फैक्ट देखने को मिलते हैं। अगली चीज ये है कि इनके समय पर जो सिरमौर का शासक हुआ करता था वो कौन था, तो उस समय पर सिरमौर का शासक, देखिए सिरमौर के शासकों के अंत में प्रकाश नाम जुड़ा है, चाहे वो मंधाता प्रकाश हो या हमारे इस देहरादून के ही लगे हुए इलाके पांवटा साहिब में जो उनको भूमि दान की गई थी मेदिनी प्रकाश के द्वारा। अब अगला प्रकाश जो इसमें नाम देखने को मिलता है वो विजय प्रकाश है, जो मिलने आया था प्रदीप शाह से। तो विजय प्रकाश की मुलाकात हुई थी प्रदीप शाह से। तो ये गढ़वाल के एक अन्य राजा प्रदीप शाह से जुड़े हुए तमाम तरह के ज़रूरी फैक्ट हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम इन्हीं के कर्मचारियों में एक और जो हमारे पास नाम आता है जो इनसे जुड़ा हुआ है, वो रघुपति का नाम आता है, जो कि दीवान हुआ करते थे इस गढ़ राज्य में। उन्होंने एक किले सबलीगढ़ का निर्माण कराया था। तो ये एक हमारे पास ज़रूरी फैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रदीप शाह से जुड़े हुए तमाम तरह की चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, और उसी क्रम में हमने उनके जो दीवान हैं उनके द्वारा निर्मित किया गया जो एक गढ़ था जो पूछा जा सकता है सबलीगढ़,
उसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। तो प्रदीप शाह का जो संरक्षिका थी वो कनक देई जी थी। इसके अलावा हमने प्रदीप शाह के बारे में ये देखा कि वो दिलीप शाह के उत्तराधिकारी थे, और प्रदीप शाह के समय हमें पश्चिमी हिस्से में धौलिया जौलियागढ़ का हिस्सा हो, बिशेर का हिस्सा हो, या पूरब में चंद्र राजाओं का हिस्सा हो, जिन पर रूहेलों के आक्रमण के समय प्रदीप शाह के द्वारा मदद दी गई हो, 3 लाख रुपए दिए गए हों, और पहली बार जो कुमाऊं और गढ़वाल की सेना थी वो संयुक्त होकर रूहेलों के विरुद्ध लड़ी थी 1743-44 ईस्वी के आसपास। तो वो एक उदाहरण देखने को मिलता है। इसके अलावा उनके विजय अभियान हमें दून क्षेत्र में भी जो नजीब खां के नियंत्रण में था वहाँ पर भी देखने को मिले। 1770 से पुनः जो दून वैली थी वो गढ़ अधिपति के अधीन आ गई, और चंद्रमणि डंगवाल के द्वारा जो मंगलेश्वर मंदिर हो, या रघुपति दीवान के द्वारा जो सबलीगढ़ का क्षेत्र हो, वो याद करने वाली चीज़ है। और कुल मिलाकर ये सारे जो पॉइंट, मौलाराम को संरक्षण देने वाले प्रदीप शाह भी थे, इसके बाद ललित देव शाह भी हैं, तो जयकृत शाह भी हैं, तो इन लोगों ने उनको संरक्षण दिया था, वो हम आगे देखेंगे। और ये भी हो सकता है कि चूलकर और स्यूल सूपाकर किसने लगाया था, तो वो भी प्रदीप शाह हैं। तो 1772 तक की स्थिति को हमने देख लिया है। अब हम आगे वाले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले जो हमारे राजा होंगे वो होंगे ललित कुमार शाह। तो ये हमारे नेक्स्ट गढ़वाल के राजा हैं, और इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1772 से 1780 के बीच में होगा। तो अब हम नेक्स्ट इस राजा के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें समझेंगे। तो ललित कुमार शाह का जो टाइम पीरियड था वो हमने 1772 से 1780 के बीच में देखा है। तो इनके बारे में जो पहला फैक्ट होगा वो ये कि यह, अभी हमने इससे पहले जो शासक पढ़ा था प्रदीप शाह तथा रानी गुलेरी का पुत्र हुआ करता था। कौन? ललित कुमार शाह। तो ये इनके बारे में एक फैक्ट था। दूसरी चीज यहाँ पर जुड़ी हुई ये है कि इनकी भी ताम्र मुद्राएं हमें देखने को मिली हैं, और ये इनके इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमारे सामने देखने को मिलता है। तो ये दूसरा एक इनका फैक्ट है। तीसरी चीज इनमें ये देखेंगे हम कि जो ललित कुमार शाह थे उनके समय पर जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला था वो क्या था। तो ललित कुमार शाह जिनके बारे में अभी हमने ये 2-3 फैक्ट देखे, इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो ये ललित कुमार शाह रहे हैं वो उनके समय पर हमें ये बताया जाता है कि वो कुल मिलाकर उनके समय जो ये मुद्राएं जारी की गई थी वो अभी जहां पर हैं वो टिहरी राज्य अभिलेखागार में नहीं, तो ये जो मुद्राएं हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लखनऊ अभिलेखागार में
सुरक्षित रखी गई हैं। तो ललित कुमार शाह से जुड़ा हुआ ये जो फैक्ट था वो हमने इसमें देखा है। इसके बाद हम इनके समय पर जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो घटनाक्रम हुआ था जिसने ना केवल गढ़वाल साम्राज्य या गढ़वाल की जो राजनीति थी उसको प्रभावित किया, बल्कि इसके साथ साथ उसने कुमाऊं के जो चंद्र राजा थे उनके आंतरिक जो एक तरीके से षड्यंत्र वहाँ हो रहा था उसको भी प्रभावित किया। तो कुल मिलाकर दो चीज़ें यहाँ से निकलेंगी। एक हैं इनके विजय अभियान, विजय अभियान ये हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि उस समय कुमाऊं राज दरबार में जो आंतरिक कलह का जो दौर था, अब वो दौर क्या था उसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि उस समय दीपचंद्र नाम के शासक थे, उनके रहते ही मोहन सिंह शासक बन चुका था। तो ये एक ऐसा दौर था कि वहाँ पर इस मोहन सिंह के शासक बनते ही जो कुमाऊं के जो हर्षदेव जोशी थे और जोशी जो लोग थे उन्होंने उस समय ललित कुमार शाह को आमंत्रित किया कि वो कुमाऊं के रीजन पर अटैक करें। तो ये एक बहुत ज़रूरी यहाँ पर हमें एक घटनाक्रम देखने को मिलता है कि मोहन सिंह को हटाने के लिए यहाँ हम देख सकते हैं मोहन सिंह को हटाने के लिए दीपचंद्र के बाद जो मोहन सिंह बना हुआ था उसको हटाने के लिए ललित कुमार शाह को आमंत्रित किया जाता है। वो आक्रमण करता है बगवाली पोखर 1779 में। बगवाली पोखर का युद्ध देखने को यहाँ पर मिलता है और इस युद्ध में ललित कुमार शाह विजयी होते हैं और अगेंस्ट में जो हमारा शासक होता है मोहन सिंह उसकी पराजय देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद ये समझना है कि कुमाऊं के रीजन पर क्योंकि मोहन सिंह को हटा दिया गया, अब वहाँ पर ललित कुमार शाह का जो दूसरा पुत्र होता है प्रद्युम्न शाह, वो प्रद्युम्न चंद्र नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। तो गढ़ राजवंश का जो इतिहास नाम की पुस्तक है, गढ़ राजवंश, तो गढ़ राजवंश इतिहास की जो पुस्तक है गढ़ राजवंश में, तो उस में ये बताया गया है कि जो ललित कुमार शाह हैं वो एक तरीके से ये जो शासक है इसका जो पुत्र था प्रद्युम्न शाह जो दूसरा पुत्र था वो प्रद्युम्न चंद्र नाम से कहाँ देखा गया है, प्रद्युम्न चंद्र नाम से वो कुमाऊं के शासक के रूप में सत्ता संभालता है, ऐसा हमारा गढ़ राजवंश में लिखा हुआ है। तो ललित कुमार शाह के समय जो गतिविधि है वो मुख्य रूप से बगवाली पोखर युद्ध के बाद कुमाऊं के भी हिस्से को अपने नियंत्रण में रखना जो गढ़ राजा थे वो शुरू कर देते हैं। तो ये इसके समय की एक बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण घटना रही है। अब अगर हम ये जो हमारा शासक है ललित कुमार शाह, इसके बारे में अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो अब जैसे हमने इस युद्ध के बारे में ही पॉइंट देख लिया, अब इसके अलावा भी कुछ अन्य युद्ध हैं वो भी हम देखते हैं। तो एक जैसे अभी हम यहाँ पर समराइज कर देते हैं, जो एक युद्ध हुआ था वो था बगवाली
पोखर का युद्ध, जो कि ललित शाह और मोहन चंद्र के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1779 में। और इस युद्ध के बाद प्रद्युम्न चंद्र कुमाऊं की गद्दी पर बैठ जाता है। ये हम यहाँ पर देख लिया। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण ललित कुमार शाह के समय की स्थिति होगी वो ये है कि इनके समय पर देहरादून के इलाके पर सिखों का बहुत उपद्रव हुआ। तो ललित कुमार शाह वर्सेस सिख युद्ध जो हुआ था वो 1778 में हुआ था, 1778 में। और इस युद्ध में हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से इसको हम सिरमौर का युद्ध कहा जाता है, लेकिन ये ललित कुमार शाह के अंतिम वर्षों में ही हुआ और इसमें उनको काफ़ी सफलता नहीं मिल पाई। तो ये इनके समय की चीज़ है। अगला जो अगर हम इसमें युद्धों के अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि जो ललित कुमार शाह थे जिन्होंने 18वीं सेंचुरी में हमारे प्रदीप शाह के बाद गढ़ राज्य की कमान संभाली थी, तो उसमें इनके हमें 4 पुत्र देखने को मिलते हैं। एक का नाम होता है जयकृत शाह, दूसरा है प्रद्युम्न शाह, तीसरा पराक्रम शाह। तो ये हमारे पास 3 नाम हो गए और जो चौथा नाम है वो है प्रीतम शाह का। तो ये 4 पुत्र हैं ललित कुमार शाह के और इन्हीं से जुड़ा हुआ आगे का सारा घटनाक्रम होगा। और इसमें इनके जयकृत शाह जो थे वो क्यूंठाली रानी हुआ करती थी, उनसे जुड़ा हुआ नाम है। प्रद्युम्न शाह का अगर हम नाम देखेंगे और पराक्रम शाह, ये दोनों डोटियाली जो रानी हुआ करती थी उनसे जुड़े हुए थे। तो ये ये ललित कुमार शाह के 4 पुत्र, चारों के नाम हैं। इसमें से अगर हम देखेंगे तो जयकृत शाह ये जो हैं ललित कुमार शाह के बाद गढ़ राज्य की बागडोर संभालेंगे, गढ़ राज्य की बागडोर। और जो प्रद्युम्न शाह है वो चंद्र राजा के रूप में स्थापित होगा। तो ये ललित कुमार शाह से जुड़ा हुआ तमाम तरह का फैक्ट था जो हमने यहाँ पर देखा। तो ये हमारा जो शासक है और उससे जुड़े हुए 1780 तक की जो पूरी कहानी है वो हमने यहाँ पर देखी है। अब इसके बाद जो हमारा अगला शासक आएगा वो होगा जयकीर्ति शाह। और जयकीर्ति शाह के बाद जो अंतिम एक तरीके से शासक आएगा वो होगा प्रद्युम्न शाह। और प्रद्युम्न शाह के बाद कुमाऊं में गढ़वाल में एक तरीके से गोरखों का शासन स्थापित हो जाएगा। तो ये हमारा जो गढ़वाल का महत्वपूर्ण पोर्शन है वो हम यहाँ पर एक बार से देखते हैं। तो ललित कुमार शाह से जुड़ा हुआ ये जितना तमाम फैक्ट था वो हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखते हैं जो अगला हमारा शासक होगा वो है जयकृत शाह।
ये जो शासक है इससे जुड़े हुए हमारे पास बहुत समझने वाली कोई इसमें बात नहीं है। हम अधिकतर इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसको पॉइंट वाइज तरीके से ही इस सेगमेंट को हम पूरा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि जयकृत शाह जो हमारे इसका जो टाइम पीरियड हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ललित कुमार शाह तक की स्थिति को कवर किया है। ललित कुमार शाह 1780 में वो शासन छोड़ते हैं और उसके बाद ये महाराजा बनता है जयकृत शाह। इसका जो शासन है 1782 1786 के बीच में कहीं पर रहता है। तो ये उसका शासनकाल है। 1780 से 1786 के बीच में वो ललित कुमार शाह के बाद जयकीर्ति शाह गढ़वाल के शासन की बागडोर को वो संभालता है। उसको अगर हम यहाँ पर देखेंगे टाइम पीरियड जो है जयकृत शाह का, वो कुछ ऐसा है कि इसके समय पर बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं। और जैसा कि अभी हमने इसमें पढ़ा था कि ये क्यूठियाली जो रानी थी उनका पुत्र हुआ करता था और ये प्रद्युम्न शाह का एक तरीके से भाई ही होगा। तो इसके बारे में जो वर्णन है गढ़ राजवंश में हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। एक जो पहली चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि ये ललित कुमार शाह तथा क्यूठाली रानी का पुत्र हुआ करता था। दूसरा ये जो फैक्ट है, इसके समय इसका भाई प्रद्युम्न चंद्र के रूप में कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। ये भी एक बहुत ज़रूरी यहाँ पर फैक्ट हमारे पास देखने को मिल रहा है। तो ये दो लाइनें जो हैं ये पिछले ही हमने अभी जो शासक पढ़ा है उसी के समय हमने देख लिया था, तो उसको समराइज करती हुई ये लाइन है जो जयकीर्ति शाह से जुड़ी हुई है। अब अगली चीज़ जो हम देखेंगे कि एक तरफ अगर हम यहाँ पर इसको हल्का सा समझें कि एक तरफ हमारा गढ़वाल है और दूसरा तरफ हमारा कुमाऊं है और इन दोनों पर दो भाइयों के शासन है। ललित कुमार शाह के ही दो पुत्र हैं, एक का नाम है जयकीर्ति शाह और दूसरे का नाम है प्रद्युम्न शाह। तो जब बागवाली पोखर युद्ध 1779 में ललित कुमार शाह ने मोहन सिंह को पराजित कर दिया और एक तरीके से कुमाऊं के रीजन पर अधिपत्य भी स्थापित कर लिया, तो उसके बाद जो शासक बनता है जयकीर्ति शाह, उसको लगता है कि कुमाऊं के रीजन को गढ़वाल को टैक्स देना पड़ेगा और इसी मुद्दे को लेकर प्रद्युम्न शाह के साथ उसका एक संबंध बिगड़ जाते हैं और बदले में प्रद्युम्न शाह के द्वारा हमला होता है, पहला आक्रमण होता है और ये आक्रमण जो होता है ये देवलगढ़ पर उनका अधिकार हो जाता है। तो ये देख रहे हैं कि प्रद्युम्न शाह के द्वारा एक आक्रमण होता है, जो पहला आक्रमण होता है कुमाऊं का शासक बनने के बाद, वो यही है। इसको हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से देखा। तो
अगली चीज ये भी देखेंगे कि देवलगढ़ को विजित करने के पश्चात पुनः प्रद्युम्न शाह का दूसरा अटैक होता है, और ये जो दूसरा आक्रमण होता है ये ज़्यादा भयावह होता है। और इस भयावह आक्रमण में जो हर्षदेव जोशी होते हैं उनके नेतृत्व में श्रीनगर और देवलगढ़ में बहुत लूटपाट की जाती है। तो एक तरीके से प्रद्युम्न शाह अपने भाई जयकृत शाह को सबक सिखाने के लिए उसकी राजधानियों पर लगातार आक्रमण करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और इस युद्ध में जो जोशी लोगों ने अपनी भूमिका निभाई वो ज्योशियाली कांड इसको कहा जाता है, इसको हम कह सकते हैं ज्योशियाली कांड इसको कहा जाता है। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। तो प्रश्न के रूप में आएगा जोशियाड़ी कांड किसके समय पर हुआ था, या उस समय गढ़वाल का राजा कौन था। और सब ऑप्शन में ललित कुमार शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह ये तमाम होंगे, तो वहाँ पर हमें बहुत आसानी से जयकीर्ति शाह को टिक कर देना है। तो ये दूसरे आक्रमण की कहानी थी, और ये हमें अलग अलग स्रोतों में भी देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ अब यहाँ पर हमें ये देखनी है, इसको मैं यहाँ पर हल्का सा रफ कर दूं और इसको अगर मैं समराइज कर दूं तो अगली लाइन में बहुत इसको समराइज करते हुए शॉर्ट में लिखी जा सकती है कि प्रद्युम्न शाह तथा जयकीर्ति शाह के मध्य टकराव, और इसको कहते हैं ज्योशियाली कांड का क्या प्रकरण था वो सब हम समझ सकते हैं। तो अब इसके अलावा हम देखेंगे कि गढ़ राज्य दरबार में आंतरिक कलह, ये एक अनदर एक चीज है जिसको हमें यहां पर अच्छे तरीके से देख लेना है। देखें, जब जयकीर्ति शाह का शासन हुआ करता था, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब जयकीर्ति शाह का शासन हुआ करता था तो उस समय राज दरबार में दो गुट बन गए थे। एक गुट का मुखिया खंडूरी लोग हुआ करते थे और दूसरा जो था वो डोभाल लोग हुआ करते थे। तो ये हमें यहाँ पर देख लेना है। तो ये खंडूरी जो लोग हुआ करते थे, इसी में एक नाम आता है नित्यानंद खंडूरी, और जो दूसरा नाम आता है कृपाराम डोभाल। ये दो तरह के नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं किसके, जयकीर्ति शाह के शासन के समय। और इस जयकीर्ति शाह का जो शासन हुआ करता था उसके समय ये दोनों नाम हमें देखने को मिलते हैं। और ये हमें समझना है कि इस समय का जो घटनाक्रम हुआ था वो क्या हुआ था, उसको हमें देखना होगा। तो जयकीर्ति शाह के समय ये जो गुट बने थे, इस गुट के अत्याचार को देखकर, क्योंकि ये कृपाराम डोभाल जो हैं ये और नित्यानंद खंडूरी, इनके अत्याचारों को देखकर नेगी जाति के एक जो व्यक्ति का था घमंड सिंह नेगी, उसको बुलाया गया। ये नाम हमें याद रखना चाहिए, घमंड सिंह नेगी को
दूर के क्षेत्र से श्रीनगर बुलाया गया और श्रीनगर में उसने राज दरबार में ही कृपाराम डोभाल की हत्या कर दी और घमंड सिंह नेगी एक बहुत प्रचर्चित नाम हो गया उसके बाद। तो खंडूरी, नित्यानंद खंडूरी और कृपाराम डोभाल की हत्या, ये उस समय के बहुत ही चर्चित घटनाक्रम हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक तरह से जयकीर्ति शाह था, उसकी कोई भूमिका ही नहीं थी, सब कुछ उसके जो अधीन जो गुट थे, चाहे वो कृपाराम डोभाल का गुट हो और बाद में घमंड सिंह नेगी के द्वारा आकर दूर के क्षेत्र से श्रीनगर आकर राज दरबार में ही कृपाराम की हत्या कर देना हो, ये तमाम चीज़ें हो रही थीं और राजकोष की लूट भी हो रही थी। तो ये तमाम चीज़ें हमें पॉइंट दर पॉइंट हम समझ रहे हैं कि क्या उस समय की एक आंतरिक कलह की स्थिति रही होगी, एक तरह का पूरा शैडो रूल चलाया जा रहा होगा, केवल मारकाट मची हुई थी। तो ऐसा जयकीर्ति शाह के समय हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इस समय जो राजा था वो इस घमंड सिंह नेगी के हाथ में ही कठपुतली बना हुआ था। अब इससे उभरना बेहद जरूरी था, तो इसकी वजह से अब सत्ता को आगे निकालना बेहद जरूरी हो गया था। तो इस आंतरिक कलह की स्थिति से उभरने के लिए राजा ने फिर कुछ उपाय करने शुरू किए, क्योंकि अब जो स्थिति थी उसमें जयकृत शाह की भी जो शक्ति थी वो कमज़ोर हो रही थी। तो ये कुमाऊं का जो चंद्र राजा प्रद्युम्न चंद्र था, जो कि इसी जयकृत शाह का भाई था, उसके लिए अच्छी स्थिति थी। लेकिन उस समय राजा ने क्या करा कि राजा के द्वारा एक मोला राम के द्वारा जो छंद युक्त एक पत्र था, वो सिरमौर शासक उस समय हुआ करते थे, जिनका नाम था जगत प्रकाश। इस जगत प्रकाश के पास भेजा गया और भेजवाने का काम जो किया था, ले जाने का काम, वो धनीराम डोभाल के द्वारा किया गया था। तो धनीराम डोभाल ये छंद युक्त मोलाराम के हाथ से लिखा हुआ पत्र राजा का लेकर जगत प्रकाश के पास गया कि आप आएं और घमंड सिंह नेगी का जो आतंक है वो समाप्त करें। तो कपरोली का युद्ध देखने को मिलता है 1785 में, जिसमें जगत प्रकाश ने प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह तथा विजयराम नेगी, इन तमाम लोगों को पराजित किया। इसको पराजित किया, ये विजय रहा। और फिर जगत प्रकाश श्रीनगर जाता है और श्रीनगर जाकर वो घमंड सिंह नेगी की हत्या कर देता है। तो ये पूरा घटनाक्रम था। तो यहाँ हमने जो चीज़ें समझी हैं उसको पॉइंट वाइज इसी तरीके से हमें देखना है। अब इसमें से प्रश्न आने की संभावना बहुत है कि कृपाराम डोभाल की हत्या किसने करी थी और किस शासक के समय हुआ था। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर देखनी हैं। तो एक तरीके से जो हमने देखा कि जयकीर्ति शाह के जो शासन का शुरुआती समय था वो खुद प्रद्युम्न शाह के विरुद्ध देखा गया। फिर उसके बाद एक तरह से आंतरिक जो कलह की स्थिति थी वो थी, और उसमें जो हमारा ये शासक था जयकीर्ति शाह वो कठपुतली बना रहा। सारी सत्ता जो पहले थी वो कृपाराम डोभाल के हाथ में चली गई। फिर उसकी हत्या
घमंड सिंह नेगी के द्वारा करी गई, लेकिन नेगी जो था उसने राजकोष लूटना शुरू करा। अब उससे उभरने के लिए राजा सिरमौर के शासक की मदद लेता है, कपरोली का युद्ध होता है और घमंड सिंह नेगी को हटाया जाता है। तो इस तरीके से मंधाता प्रकाश ये जो हमारा जगत प्रकाश है, ये एक ज़रूरी यहाँ पर एक सिरमौर का शासक रहता है जो भूमिका निभाता है ये हमारा वापस से राजा की सत्ता को स्थापित करने में। ये सारी चीज़ें जो हैं गढ़ राजवंश का जो इतिहास लिखा गया है मौलाराम के द्वारा, उस पुस्तक में ये सारी घटनाएं वर्णित की गई हैं। तो जो ज़रूरी सूचना है वो यहाँ से मिलती है। तो अब उसके बाद जगत प्रकाश जो रहता है वो श्रीनगर रुकता नहीं है, फिर वो वापस सिरमौर चला जाता है और जय कीर्ति शाह को सत्ता की बागडोर दे देता है। लेकिन 1786 में फिर प्रद्युम्न शाह को वापस एंट्री होती है श्रीनगर के इलाके में और अब वो गढ़वाल का शासक बनता है। 1786 से लेकर वो 1803 तक वो जो है खड़बुड़ा के युद्ध तक, जब तक कि गोरखों की सत्ता स्थापित नहीं होती है, वो गढ़ राज्य का शासक बनेगा। तो अब हमारा जो अगला शासक होगा जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा वो है तो वो अगला शासक जो होगा वो हमारा प्रद्युम्न शाह शासक होगा। प्रद्युम्न शाह की सत्ता स्थापित होने के बाद गोरखों का शासन हमें 1803 के बाद देखने को मिलेगा। तो एक तरह से अगर मैं समराइज करूं तो हमने देखिए कनकपाल से लेकर एक तरीके से फेमस नाम देखा जाए तो जगतपाल तक के उन राजाओं को देखा जो कि हमारे जो शासक था एक तरीके से जो हमारा ये पंवार वंश रहा है और उस पंवार वंश के जिसमें कि 52 गढ़ों को जीतने का काम हमारे शासक ने करा। और तब उसके बाद क्योंकि कनकपाल जो था वो एक तरीके से उसने चांदपुर गढ़ी तक ही शासन रखा अपना, लेकिन जगतपाल जो कि हम अभी जो अजय पाल की बात करें उससे पूर्ववर्ती शासकों को हमने पहले देखा था। अजय पाल से ये एक तरीके से पूर्ववर्ती एक शासक रहा है, उसको हमने यहाँ पर देखा है। और इसके बाद हमने अजय पाल से लेकर बहुत लंबी दूरी तय करते हुए हमने अपना अभी तक का जो है जय कृत शाह तक के शासन को भी देख लिया। अब हम प्रद्युम्न शाह को देखेंगे, प्रद्युम्न शाह को थोड़ा डिटेल से देखेंगे, फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे गढ़ राज्य का, जिसकी राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे गोरखों का इसमें शासन आ जाएगा और फिर उसके बाद क्या स्थिति होगी उन सब चीज़ों को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो एक तरीके से धीरे धीरे ही सही हमने एक बहुत बड़े कालखंड को अब पढ़ लिया है अपने 5-6 वीडियो में, और अब हम इसकी समाप्ति की ओर हैं और अगले 1-2 वीडियो में हम इस गढ़ राज्य के इतिहास को पूरी तरीके से समझ लेंगे। तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए और आज के इस वीडियो के लिए आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।